हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीएम स्टडी में। और आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी। तो हम हमारा आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर क्लास 6 का। और आपके क्लास 6 की ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है। अब एनसीईआरटी को पढ़ना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कौन से भी एग्जाम दो, कौन से भी कंपटीशन दोगे ना, तो उसमें एनसीईआरटी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप क्लास 6 से लगा के 12 तक की एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपके 90% कोर्स ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, अगर आप ठीक से एनसीईआरटी को रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में से देखने को मिलते हैं। आपकी 90% जीके है ना एनसीईआरटी से क्लियर हो जाती है। ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनके एग्ज़ाम होते हैं, इनमें एनसीईआरटी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एनसीईआरटी से हमारा लगभग आधा कोर्स ख़त्म हो चुका होता है, तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो चलो, आप भी अच्छे से पढ़ना इसको और ध्यान लगा के देखना। और जहाँ पर भी आपको डाउट लगे वो आप कमेंट में बता देना, तो मैं आपको वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है। तो पहले से हम जान लेते हैं कि सौरमंडल का अर्थ क्या होता है। ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी, ये हमारा सौरमंडल है। और ये सौरमंडल का चित्र दे रखा है आपको सूर्य के परिवार का। ठीक है। सौर 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 माने होता है सूर्य। ठीक है। सौर माने होता है सूर्य। और मंडल मीन्स होता है समूह, यानी सूर्य का समूह, या ये सभी कह सकते हो आप। सौर परिवार, सौर मंडल की जगह आप सौर परिवार, और सौर परिवार में पृथ्वी ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है। तो सौर मंडल का अर्थ होता है सूर्य। जैसे हमारे हमारे परिवार होता है एक, उसमें हमारे माता पिता भाई बहन सब होते हैं। और हमारे परिवार का मुखिया कौन होता है? हमारे पिताजी। ऐसे ही सूर्य का सौर परिवार में, सूर्य का मतलब सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। अर्थात सब इसके जितने भी इसके ग्रह है सूर्य के आसपास चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो सौर मंडल का अर्थ होता है सूर्य तथा उसके 8 ग्रह। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते जाते हैं ताकि आपका टाइम भी व्यर्थ ना हो और अब हम जल्दी से जल्दी हमारा ये चैप्टर ख़त्म होकर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर सके। ठीक है। लेकिन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो भी आपको डाउट हो वो आप मुझे बताते जाइए, मतलब कमेंट कर दीजिए और मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है पूर्णिमा। आप प्रतिदिन आसमान में चांद को देखते हैं। विभिन्न तारों और उनके बीच में आप चांद को भी देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि चांद कभी भी अपनी एक जैसी स्थिति में दिखाई नहीं देता। चांद अपनी एक जैसी स्थिति में दिखाई नहीं देता, वो अपने पूर्ण आकार में कभी एक दिन दिखाई देता है, फिर उसका आकार घटता जाता है। ठीक है। उसका आकार घटता जाता है और एक दिन घटते घटते वो हमें आसमान में दिखाई नहीं देता है। और जिस दिन आसमान में चांद दिखाई नहीं दे, वो रात्रि कहलाती है पूर्णिमा। सॉरी, वो रात्रि कहलाती है अमावस्या। देखो, कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मैं भी फर्स्ट बार ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने भी बहुत रिविजन किया इसका, जब जाके मैंने सोचा कि अब आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंटेशन करते हैं ताकि आप लोग देख के आप लोग भी समझ में आ सके। क्योंकि अब अगर सच्चे मन से तैयारी करें ना तो कौन सा पार्ट हमें समझ में आए, कौन सी ऐसी बुक है जो हम समझ नहीं सकते। बस हमें लगन होनी चाहिए पढ़ने की हम में, तो हम सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो हम पूर्णिमा कहते हैं, मतलब जिस दिन आसमान में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उस रात्रि को हम पूर्णिमा कहते हैं। तो आपने आसमान में देखा होगा कि हमें कभी भी चांद देना एक जैसी स्थिति में दिखाई नहीं देता है, मतलब घटता और बढ़ता रहता है। और जिस दिन चांद हमें आसमान में पूर्ण आकार में दिखाई देता है वो रात्रि पूर्णिमा कहलाती है। पूर्णिमा कहते हैं पूरा, यानी पूरा चांद दिखाई देता है वो रात्रि पूर्णिमा कहलाती है। लेकिन पूर्णिमा के दूसरे दिन से चांद का आकार घटने लग जाता है। इस पूर्णिमा वाली रात के बाद में चांद का आकार घटने लग जाता है।
और वो घटते घटते आज इतना दिखा, कल इतना, और 15 दिन उसका आकार बिल्कुल कम हो जाता है। 15 दिन तो वो गायब ही हो जाता है, आसमान में कोई चांद ही नहीं रहता। और जिस रात्रि को आसमान में कोई चांद दिखाई नहीं दे, वो रात्रि अमावस्या कहलाती है। ध्यान देना आप, जिस दिन चांद नहीं दिखाई दे वो रात्रि अमावस्या कहलाती है, और जिस दिन आसमान में चांद दिखाई दे वो क्या कहलाती है? पूर्णिमा। तो ये कैसे होता है? मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य। अगर मान लो चांद यहाँ पर है तो सूर्य की किरणें इस पर पीछे वाले भाग पे पड़ेगी, क्योंकि आगे वाले जिस भाग पे सूर्य की किरणें पड़ेगी वही तो भाग चमकेगा। तो हमारे तो पीछे चांद के पीछे वाले भाग पर सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो हमें वो पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा। मतलब आसमान में अगर आप दूरबीन की सहायता से देखें तो आपको जरूर दिखाई देगा, लेकिन आसमान में चांद चमकते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूरज की किरणें उसके पीछे वाले भाग पर पड़ रही है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है, और हम उस रात्रि को अमावस्या कहते हैं। लेकिन अमावस्या के दूसरे दिन से ही न्यू चंद्रमा, मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो नए चंद्रमा का जन्म होता है। मतलब वो तो रहता है लेकिन थोड़ा बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है, तो उसको हम न्यू मून भी कहते हैं। मतलब अमावस्या वाली रात को हम न्यू मून भी कहते हैं। ठीक है। और चंद्र धीरे धीरे वो अपने आकार उसका आकार बढ़ता जाता है, और एक दिन वो अपने पूर्ण आकार में दिखाई देता है, क्योंकि फिर चांद हमें पूरा दिखाई देता है। ये सूर्य, तो हमें चांद पूरा दिखाई देगा क्योंकि सूरज की किरणें उस पर पड़ती है। ये हमारी पृथ्वी मान लो, अरे सूर्य, अगर चांद यहाँ पर है तो इसकी किरणें, सूरज की किरणें चांद पर पूरी पड़ेगी और हम यहाँ पर से पूरा चंद्रमा देख पाते हैं। लेकिन इसके बाद चांद का आकार घटने लग जाता है। घटते घटते वो 15 दिन वापस अपनी उसी जगह पर आता है। बीच में नहीं आता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा, जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है उस दिन तो चंद्र ग्रहण होता ही है। लेकिन ऐसे वो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमेशा बीच में नहीं होता है, बस ये थोड़ा उभरा हुआ रहता है। चांद अगर यहाँ पर है तो सूर्य की किरणें उस पर पड़ेगी, तो हमारी पृथ्वी पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए हम चांद को नहीं देख पाते। ठीक है। तो इसी बारे में आपको अलग से वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि कैसे अमावस्या और पूर्णिमा होती है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि पूर्ण चांद वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन आसमान में चांद नहीं दिखाई देता, मतलब पूर्णिमा के 15 दिन बाद हमें चांद नहीं दिखाई देता, उस रात्रि को हम अमावस्या या न्यू मून की रात्रि कहते हैं। ठीक है। तो आगे हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो ऐसा इसलिए होता है, दिन के समय क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि दिन के समय सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश होता है, और सूर्य की तेज प्रकाश की वजह से हम दिन के समय चांद को चमकता हुआ या अन्य तारों को नहीं देख पाते, क्योंकि जो तारे हैं आसमान में वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते दिन के समय। जबकि रात्रि के समय हम वापस उन तारों को देख पाते हैं, क्योंकि रात्रि के समय सूरज दिखाई नहीं देता है, तो रात्रि के समय हम तारों को देख पाते हैं तथा उनके प्रकाश को हम महसूस कर पाते हैं, जबकि दिन के समय वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूर्य हमारी पृथ्वी के नज़दीक है, जबकि तारे लाख करोड़ प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए हम उन्हें दिन के समय नहीं देख पाते। ठीक है। रात्रि के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। अब यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीके का क्वेश्चन ये है कि आपके एग्ज़ाम में कभी भी कौन से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पर इसको ध्यान से याद रखना है। या तो आप कॉपी में आपकी नोटबुक होगी उसमें नोट कर लेना इसको। ठीक है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर, सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। क्या कहलाती है? सूर्य, चंद्रमा तथा वो समस्त वस्तुएं, वो सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो रात्रि के समय आसमान में जितनी भी वस्तुएं चमकती है, जैसे उल्का पिंड हुए, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। और जिन वस्तुओं को हम आसमान में चमक रही है लेकिन उनको हमारी आंखों से देख नहीं पाते, वो भी क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि अगर वो हमें नहीं दिखाई दे रही, मतलब आसमान में तो मौजूद है लेकिन हमें दिखाई नहीं देगी, तो वो खगोलीय पिंड नहीं है, वो खगोलीय पिंड है। ठीक है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में दिखाई देती है, आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है।
कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। सूर्य किससे बना हुआ है? ये भी गैस से बना हुआ है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। कुछ खगोलीय, ये यहाँ पर समझ रहे हैं, कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, तो उन्हें वो उससे को बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इसलिए उनको वह चमकते हुए हमें प्रतीत होते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। मतलब अब आपको समझने वाली बात है कि जिन खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, उन्हें तो हम तारा कहेंगे। तो हमारा सूर्य भी एक गैसीय पिंड है और उसका भी अपना खुद का प्रकाश है, तो वो एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। अब आपको यहाँ से मैं एक्स्ट्रा में बता देता हूँ कि सूर्य कौन सा तारा है, क्योंकि तारे 3 प्रकार के होते हैं। तारा नीला तारा, पीला तारा और लाल लाल तारा। ठीक है। तो हमारा आपसे कंपटीशन एग्जाम अगर पूछा जाए कि सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो आपका जवाब होना चाहिए हमारा सूर्य कौन सा है? पीला तारा। सूर्य कौन सा तारा है? सूर्य पीला तारा है। ठीक है। सूर्य कौन, अब आप सोच रहे होंगे कि तारे तारे भी इतने प्रकार के होते हैं। हाँ, इतने प्रकार के होते हैं, नीला तारा, पीला तारा, लाल तारा। क्योंकि जब तारा लाल हो जाता है तो उसका मतलब उसकी एज ख़त्म हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या तारे भी मरते हैं क्या? हाँ, इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ों का जन्म हुआ है, जिसका भी जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो तारे भी मरते हैं, और तारे कैसे मरते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ठीक तरह से पढ़ते जाइए एक एक पॉइंट को। तो हमारा सूर्य कौन सा तारा है? हमारा सूर्य पीला तारा है। ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आपको कोई भी डाउट हो एनसीईआरटी में, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करना, और मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मतलब कोशिश क्या है, मैं आपको ठीक तरह से समझा दूँगा उसको और आपके डाउट को क्लियर कर दूँगा। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इन्हें तो आप पढ़ ही लेना है, बच्चों के लिए है, तो आप पढ़ लेना, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिन खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, उन्हें हम तारे कहते हैं। ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि चांद भी चमकता है, तो चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, उस पर मैंने बताया ना आपको, कुछ सूरज की किरणें पड़ती है तब जाके उसको चमकता है। मतलब सूरज की किरणें चांद पर पड़ती है, तो चांद से वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर आता है, इसलिए हम चांद को देख पाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। जो रात के समय तारे चमकते हैं वो भी सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब जितने भी रात के समय तारे चमकते हैं, वो सूर्य तो हमारे फिर भी पास में है, लेकिन वो हमसे लाख करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए हम उनकी प्रकाश तथा ऊष्मा को फील नहीं कर पाते हैं, और उनका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर दिन के समय नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। और उनको हम देख भी नहीं पाते, जबकि सूर्य तारों की अपेक्षा अधिक नज़दीक है हमारी पृथ्वी के, इसलिए हम सूर्य का प्रकाश को महसूस कर पाते हैं और उसको दिन के समय में देख पाते हैं। ठीक है। आपने वैसे ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी तारे छोटे दिखाई पड़ते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। एग्जाम्पल दे रहा है तारों का, क्योंकि वो हमसे बहुत लाख करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। जैसे अगर अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज हमें कैसा दिखाई देता है? कबूतर की भांति दिखाई देता है। जैसे आसमान में चिड़िया उड़ती रहती है, उसकी बराबरी हमें एक हवाई जहाज दिखाई देता है उड़ते समय। ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रहा है, मतलब इसलिए हमें तारे बड़े दिखाई नहीं देते, वो छोटे दिखाई देते हैं, जबकि वो सूर्य के समान ही होते हैं। ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब जब आप रात्रि के समय अगर आप खुले मैदान में जाके या आप छत पे जाके देखना, तो आपको तारों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ दिखाई देगी। आप कल्पना मत करना, अपने मन से मत बनना कोई भी आकृति, आपको आसमान में जो आकृतियाँ हैं वो अपने आप दिखाई देगी। ठीक है। और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो चांद मतलब तारों द्वारा बनाई गई आकृतियाँ क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। अर्सा मेजर वो क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। अर्सा मेजर यहाँ बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर क्या है और बिग बियर क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? ये नक्षत्र मंडल है। ठीक है।
बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त मीन्स 7 और ऋषि मीन्स संत। अगर आप सप्तऋषि का मतलब जानना चाहते हो तो इसका नाम सप्तऋषि क्यों है, तो इसके हमारे पुराने ग्रंथ में अलग से ही कहानी दे रखी है। मतलब हमारे ग्रंथों में भी सप्तऋषि के बारे में कि सप्तऋषि क्यों इसका नाम है, और वो 7 संत उनका सबका बायोडाटा हमारे ग्रंथों में दे रखा है। आप गूगल पे सर्च मारना कि सप्तऋषि क्या है, तो आपको वो पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि है, जो नक्षत्र अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि क्या है? नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे तथा ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। यहाँ पर दे रखा है, प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। और प्राचीन समय में जैसे एक ये नाविक रहते थे, ये भी तो है ना, तारों को देख के ही जैसे समुद्र में नाव चलाते थे, वो भी तो तारों की स्थिति की सहायता से दिशा का, समय का, इसका निर्धारण करते थे। क्योंकि प्राचीन समय में कोई घड़ी तो होती नहीं थी। आज भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जिनके मतलब है ना घड़ी के बारे में देखना टाइम नहीं आता है, तो वो आसमान में तारों की स्थिति देख के ही या दिन में हम वो खुद की परछाई को देख के ही समय का निर्धारण करते हैं कि भाई इतना समय हो चुका है। ठीक है, तो प्राचीन समय में लोग तारों की स्थिति की सहायता से समय तथा दिशा का निर्धारण करते थे। इसे तो समय में लोग तारों की सहायता से उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। उत्तर में जो तारा है उत्तरी दिशा को बताता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। उत्तर में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा वो है ध्रुव तारा, जो उत्तरी दिशा को बताता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ध्रुव तारा आसमान में एक जैसी स्थिति में रहता है, मतलब एक ही स्थान पर रहता है। ये देखो, ये हमारा सप्तऋषि है। आपको यहाँ पर गिनती भी गिना देते कितने तारे देखे, 1 2 3 4 5 6 7 तारे हैं। ठीक है, ये हमारा सप्तऋषि है। अब सप्तऋषि के नीचे वाले तारों की तरफ आप देखेंगे 2 तारे हैं। ये 2 तारों की को सिद्ध में झाँकेंगे, मतलब इनकी तरफ निगाह से एक सिद्ध में झाँकेंगे और आपको इनकी तरफ देखते हुए आपकी निगाह को आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो आपको ध्रुव तारे का पता चल जाएगा, जो उत्तर दिशा को बताता है। और आपको इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप पृथ्वी की उत्तरी दिशा में जाओगे, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जाओगे, तो आपको ध्रुव तारा आपके सर के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, देखेंगे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। मैंने आपको बता ही दिया हो। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है। अभी हमने पढ़ा था कि जिन खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश तथा उष्मा होती है उन्हें तो हम तारे कहते हैं, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनमें अपनी प्रकाश तथा उष्मा नहीं होती है, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। अब आपको ध्यान देना है कि जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता तथा उष्मा नहीं होती है, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रह किससे बना है? जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेनेट, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किसे बना है? जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। यानी जैसे एक ग्रह है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? परिभ्रमक, अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। तो जितने भी सूर्य के ग्रह है, उल्कापिंड है, पुच्छल तारे, सब सूर्य के आसपास मतलब चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें परिभ्रमक गति कहते हैं। परिभ्रमक गति कहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। तो ये भी एक ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। क्योंकि जिनका अपना प्रकाश होता है, जिन खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश होता है, तो तारे कहलाते हैं, लेकिन जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है वो ग्रह कहलाते हैं। जो पृथ्वी के सबसे एक ग्रह है, यह अपना पूर्ण प्रकाश एवं उष्मा, पृथ्वी अपना पूर्ण प्रकाश तथा उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है और अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। कंपटीशन एग्जाम में आपसे भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है, तो आप क्या बताओगे? सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है।
ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम आसमान में चंद्रमा को देखते हैं तो वो चमकता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे अगर पृथ्वी को हम चांद से देखें तो ये भी हमें चांद की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सौर परिवार के पूरे ग्रह दे रखे हैं और उनको उनकी गति के बारे में दे रखा है कि कौन सा ग्रह कितने दिन में सूरज के चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर बुध ग्रह दे रखा है। सबसे नज़दीक का ग्रह सूर्य का कौन सा है? बुध ग्रह है। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में है 88 दिन लगाता है। सूरज के चारों ओर बुध ग्रह को एक परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 88 दिन। आपको यहाँ ध्यान देना है। परिभ्रमक और परिभ्रमण गति के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। परिभ्रमक तो आप समझ ही गए, सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, यह परिभ्रमक गति कहलाती है। ठीक है। और मतलब है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। ठीक है। और जो अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब आपने बोरा देखा, बोरा जो अगर उसे हम फेंकते हैं तो वो घूमता रहता है, घूमते घूमते मतलब गोल गोल घूमता रहता है, घूमते घूमते आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी गोल गोल घूमती है। तो इसके गोल गोल घूमने से, अपने अक्ष पर घूमने से तो दिन रात होते हैं, और ये घूमते हुए आगे बढ़ती है। 365 दिन में सूरज का एक चक्कर काट लेती है, लगा लेती है, तो वह एक साल हो जाता है। और अपने अक्ष पर गोल गोल घूमने में घूमती है, उससे दिन और रात होते हैं। ठीक है। ऐसे ही सारे ग्रह का टाइम दे रखा है इस पर कि कौन सा ग्रह कितने दिन में सूरज के चक्कर लगाता है। सूर्य के बहुत आंतरिक ग्रह, यहाँ पर आंतरिक ग्रह को मतलब आपको ये दिख रही है शुद्र ग्रह पट्टी दिख रही है। इसके भीतर के जितने भी ग्रह है उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और सूर्य से ये बाएं ग्रह कहते हैं, जो शुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर वाले ग्रह हैं, उन्हें बाएं ग्रह कहते हैं। सूर्य से बहुत दूर है तथा बाएं ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं, और गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। शुद्र ग्रह की पट्टी के बाहर जितने भी ग्रह हैं सूर्य से दूर है और किससे बने हैं? गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है। कौन से? जैसे बृहस्पति क्या है? ये भी बाएं ग्रह है और ये भी गैस और तरल पदार्थों से बना है। उसके बाद में क्या? शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आपको पता है पहले हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह थे। एक ग्रह था प्लूटो, लेकिन उसको हमारे सौर परिवार से हटा दिया गया क्योंकि वो अन्य ग्रह की कक्षाओं को काटता था। तो 2006 में उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि ग्रह होते हैं ना तो एक दूसरे की कक्षा को नहीं काटते, ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखना और एक बार इसके क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है आप नोट कर लेना, और इनकी कौन सा ग्रह कितने टाइम में सूरज के चक्कर लगाता है वो भी आप देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सहचर मीन्स होता है उपग्रही, मतलब ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। जैसे आप देखोगे ना, विभिन्न ग्रहों के बारे में देखना उनके कितने चंद्रमा है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी की भी एक चंद्रमा है, यानी जिसे हम पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए, तो ये दोनों पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा सूर्य का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है, क्योंकि ये पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ सूरज के भी चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जैसे हमारी पृथ्वी के पास अपना खुद का एक चंद्रमा है, ऐसे कुछ ग्रहों के पास भी अपने चंद्रमा है। किसी के पास 60 से ऊपर है, 50 से ऊपर ग्रह है। हमारी पृथ्वी की फिर भी एक ही है। तो आप देखना किसके ग्रह कितने हैं और हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आज यहाँ तक ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए आज यहाँ तक ही रखते हैं और बाद में ये पार्ट सेकंड में आपको पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है, आपका NCERT का कोर्स 6th क्लास से 12 तक पूरा पढ़ाया जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 6th से लेके
12 तक की एनसीईआरटी आपको कवर कराई जाएगी। और फिर ये कवर होने के बाद हम दूसरा चैप्टर मतलब दूसरी बुक्स पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपको वीडियो समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैं आप सभी के कमेंट का उत्तर देने के लिए या आपके डाउट को क्लियर करने के लिए कोशिश की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।